हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। आज की अपनी इस क्लास में हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके एसएससी, एनटीपीसी या किसी भी अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी सॉर्ट आउट इसमें करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1930 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किसने की थी? हैमिल्टन कनाडा या न्यू दिल्ली भारत, एथेंस यूनान, रोम इटली। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा हैमिल्टन। ठीक है जी, हैमिल्टन इसका सही आंसर होने वाला है। दूसरी बात, भारत ने इसमें कब पार्टिसिपेट किया था? तो 1934 में भारत ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया था। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए कि भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल कब जीता? तो 1958 में जीता था, 1958 में। और किसने जीता? तो मिल्खा सिंह ने। मिल्खा सिंह ने इसमें पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। दूसरी बात, कब जीता? तो 1958 में। 1958 में पहली बार मिल्खा सिंह ने। और आपसे यदि पूछ लिया जाए वो पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था, तो वो पहली महिला है, 1998 में जीता उन्होंने और उनका नाम है उन्नी रामकृष्णन। उन्नी रामकृष्णन, ठीक है जी, उन्नी रामकृष्णन ने। और जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इन्हें पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, 1978 में इन कॉमनवेल्थ गेम्स का जो प्राचीन नाम है वो बदलकर कॉमनवेल्थ कर दिया गया। दूसरी बात, आपसे अगर पूछ ले कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार जो शुभंकर होते हैं वो पहली बार कब आया, तो वो पहली बार 1978 में ही आपका आया था। ठीक है जी, 1978 में आया था, जो कि कौन सा था? मैक, जो कि एक क्या था? भालू, पहली बार आया था। ठीक है, आगे बात करें हम। दूसरा ऑप्शन हमारा न्यू दिल्ली भारत। तो जो न्यू दिल्ली भारत है इसमें भारत के पहले एशियन गेम्स यानी फर्स्ट एशियन गेम्स कहां पर हुए थे? एशियन गेम्स पहली बार कहां पर हुए थे? तो ये आपके हुए थे कहां पर? न्यू दिल्ली में। कब? 1951 में। और 1951 में इसमें भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो भारत की तरफ से पहला जो गोल्ड मेडल है वो सचिन नाग ने जीता था। सचिन नाग ने जीता था। और किस कैटेगरी में जीता था? तो फ्री स्टाइल तैराकी में। तैराकी में इन्होंने गोल्ड जीता। दूसरी बात आपसे पूछ ली जाए, इसी समय यानी 1951 में ही भारत ने पहली बार फुटबॉल में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, दूसरी बात आपसे की जाए तो 1951 में जो भारत में एशियन गेम्स हुए थे उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो टोटल 11 देशों ने इसमें भाग लिया। और भारत की इसमें रैंक क्या रही थी? तो भारत की जो रैंक थी इसमें दूसरी रैंक भारत की रही थी। ठीक है, आगे बात करूं मैं आपसे तो अगला ऑप्शन है हमारा एथेंस यूनान। अच्छा, एथेंस यूनान। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं एथेंस यूनान। यहां पर पहले यदि ओलंपिक गेम्स की बात की जाए, ओलंपिक गेम्स कहां पर हुए? तो एथेंस यूनान में हुए थे। कब हुए थे? 1896 में। ठीक है जी, 1896 में पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे, एथेंस यूनान में हुए। दूसरा आपसे पूछ ले कि पहली बार भारत ने कब पार्टिसिपेट किया था इसमें? तो भारत ने 1900 में पहली बार पार्टिसिपेट किया। दूसरा आपसे पूछ ले, महिलाओं ने भी पहली बार 1900 में ही पार्टिसिपेट किया था। दूसरा आपसे पूछ ले कि भारत की तरफ से स्वतंत्र भारत में पहली महिला कौन थी जिसने ओलंपिक में भाग लिया था? तो 1952 में जो हेलसिंकी ओलंपिक था,
हेलसिंकी ओलंपिक में नीलिमा घोष ने भाग लिया था इसमें, नीलिमा घोष ने इसमें भाग लिया था। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए ओलंपिक गेम्स को कंट्रोल करने वाली संस्था कौन सी है, तो उससे बोला जाता है भारतीय वो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन आईओसी, जिसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की अगर स्थापना की बात की जाए तो 23 जून 1894 को 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी। और दूसरा पूछ ले आपसे इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। दूसरा मैं आपसे पूछूं इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जो इसके पहले अध्यक्ष थे वे थे डेमेट्रियस विकेलस, डेमेट्रियस विकेलस इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला पदक जीतने वाले यानी व्यक्तिगत पहला पदक किसने जीता था, तो केडी जाधव ने इसमें पहला पदक ठीक है जी, केडी जाधव ने कुश्ती में पहली बार कांस्य पदक जीता था और ये क्या था, व्यक्तिगत था, व्यक्तिगत। ठीक है, अगला है रोम इटली ऑप्शन। अगला ऑप्शन है हमारा रोम इटली। तो जो ये रोम है यहां पर कौन से गेम हुए थे, तो पहले पैरा ओलंपिक गेम्स, फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स कहां पर हुए थे, तो आपके रोम इटली में ही हुए थे। और कब हुए थे, 1960 में, 1960 में हुए थे। और कहां पर हुए, रोम में हुए। ठीक है, पहली बात, रोम किस नदी के किनारे पर है, तो ये यहीं पर लिखिए, टाइबर नदी के किनारे पर है रोम। ठीक है, 1960 में हुए थे। और भारत ने पहली बार इसमें कब भाग लिया, भारत ने पहली बार इसमें 1968 में भाग लिया था, तेल अवीव जो कि इजराइल में है, इसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था। दूसरा अगर आपसे पूछ लिया, भारत ने पहला गोल्ड मेडल, फर्स्ट गोल्ड मेडल, भारत ने पहला गोल्ड मेडल 1972 में जीता था और जर्मनी में जीता। और पूछ लिया जाए किस भारतीय ने जीता था, तो मुरलीकांत पाटेकर ने तैराकी के क्षेत्र में जीता था। ठीक है जी, पहला गोल्ड मुरलीकांत पाटेकर ने जीता था। और टोटल अगर आपसे पूछ लिया जाए, हाँ ये तैराकी में जीता था। और टोटल कितने देशों ने इसमें भाग लिया था, टोटल 23 देशों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतारिया नृत्य कहां पर किया जाता है, मणिपुर में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में या असम में। तो जो सतारिया नृत्य है वो आपका असम में किया जाता है। ठीक है, सतारिया नृत्य के फेमस कलाकारों की यदि हम बात करें तो कौन कौन से हैं, सतारिया। ठीक है जी, सतारिया के अगर फेमस कलाकारों की बात करें तो पहले शंकर देव का संबंध सतारिया नृत्य से ही है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है जी, और इन्होंने एक नाटक लिखा है अंकिया नाट, अंकिया नाट इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। दूसरा सारोदी सेखिया, सारोदी सेखिया
एंड आगे बात करें हम तो भूपेन हजारिका का संबंध भी सतारिया से ही है। भूपेन हजारिका, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे बात करें तो सतारिया, शंकरदेव, अंकियानाथ, सारोदि शेखिया, भूपेन हजारिका एंड और इससे संबंधित ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा ओडिशा, ओडिसी नृत्य से संबंधित, ओडिसी नृत्य से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं और बेसिकली है कहां का, तो ओडिसी नृत्य को बेसिकली उड़ीसा में किया जाता है, उड़ीसा में। और ये क्या है, ये एक शास्त्रीय नृत्य है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, और जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है उसके अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। जो छऊ नृत्य है उसको भी संस्कृति मंत्रालय इसमें शामिल करता है, ठीक है जी। आगे बात करें हम उड़ीसा, ठीक है जी। तो उड़ीसा के कैलूचरण महापात्र, कैलूचरण महापात्र, पंकज चरण दास, पंकज चरण दास, उसके बाद गंगाधर प्रधान, गंगाधर प्रधान, ठीक है जी। ये मायाधर रावत, मायाधर रावत एंड उसके बाद सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, ठीक है जी। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से भी इनका संबंध है और दूसरा ओडिसी से भी इनका संबंध है। तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु हमारा, ठीक है जी। तमिलनाडु, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा, तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं, पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है जी, बाला सरस्वती, बाला सरस्वती या नटराज। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की एकमात्र ट्रांसजेंडर जिसका संबंध भरतनाट्यम से है तो वो कौन है, तो वो नटराज ही हैं, ठीक है जी, नटराज ही हैं। और इस भरतनाट्यम को दासियट्टम के नाम से भी, दासियट्टम भी इसको कहा जाता है। और दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका मंदिरों से उत्पन्न हुआ डांस है, मंदिरों से उत्पन्न हुआ डांस है। कहां, मंदिरों से उत्पन्न हुआ डांस है। और इसकी अंतिम जीवित, अंतिम जीवित यदि दासी की बात की जाए तो कौन है वो, लास्ट जीवित दासी मुथु कनमाल हैं, ठीक है जी, मुथु कनमाल हैं। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांची के स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। सांची का जो स्तूप है इसे किसके द्वारा बनवाया गया था, नरसिंहदेव फर्स्ट के द्वारा, कृष्ण फर्स्ट के द्वारा, अशोक के द्वारा या विजयालय के द्वारा। तो अगर इसकी बात की जाए, इसको अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जो कि एक मौर्य शासक है, मौर्य शासक है। दूसरा अगर आपसे बात की जाए ये है कहां पर, तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है।
और कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और यहीं पर इसे 3री शताब्दी में बनवाया गया था। 3री शताब्दी में इसको बनवाया गया था। और यहीं पर चैत्यागिरी बिहार फेस्टिवल, चैत्यागिरी बिहार फेस्टिवल, चैत्यागिरी बिहार फेस्टिवल यहीं पर मनाया जाता है। और दूसरा आपसे पूछ ले कब मनाया जाता है, तो नवंबर में। ठीक है जी, नवंबर के महीने में चैत्यागिरी बिहार फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, तो सांची के स्तूप में मनाया जाता है। दूसरा, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था, वो एक मौर्य शासक है। और सांची के स्तूप का फोटो 200 रुपए के नोट पर, ठीक है जी, 200 रुपए के नोट पर अंकित है। दूसरा, नरसिंहदेव फर्स्ट, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको नरसिंहदेव फर्स्ट ने ही बनवाया था। नरसिंहदेव फर्स्ट के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। और इस कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा, ये किस भगवान के लिए समर्पित है, तो ये सूर्य देवता के लिए समर्पित टेम्पल है। और कहां पर है ये, तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में। अगला है कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण फर्स्ट के द्वारा कौन सा टेम्पल, तो जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। और कृष्ण फर्स्ट राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं। ठीक है जी, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश टेम्पल कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था, कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। और ये एक राष्ट्रकूट शासक हैं, राष्ट्रकूट शासक हैं। दूसरा, विजयालय, विजयालय को चोल वंश का संस्थापक, विजयालय को चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। दूसरी बात की जाए तो इनके द्वारा निशुंभवादिनी देवी, निशुंभवादिनी देवी का टेम्पल बनवाया गया था, जो कि देवी दुर्गा से संबंधित है। दूसरा, इन्हीं के द्वारा तंजावुर शहर बसाया गया था, तंजावुर शहर इन्हीं के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, जिसे पहले तंजौर भी कहा जाता था, तंजौर भी इसको कहा जाता था। दूसरी मैं आपसे बात करूं तो ये तंजावुर है, तंजावुर का वास्तुकार आपसे पूछ लेता है, तो तंजावुर शहर का वास्तुकार कौन था, तो इस शहर का वास्तुकार पूछ ले आपसे, कुंजर मल्लन, राजराज पेरुथचन। ठीक है जी, तो जो आपका ये तंजावुर शहर है, इसका वास्तुकार कुंजर मल्लन, राजराज पेरुथचन थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, जो कि राज्य का सबसे जो कि केंद्र का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, इसका प्रावधान आर्टिकल 76 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 76, इसमें अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है, अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है। अटॉर्नी जनरल से 2 आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं, एक आर्टिकल 76, दूसरा
आर्टिकल 88। ठीक है, आर्टिकल 76 में बताया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। दूसरा आर्टिकल 88 में यह बताया गया है कि महान्यायवादी को संसद के मंत्रियों की तरह ही इसको अधिकार प्राप्त होंगे, यानी कि संसद के किसी भी सदन की बैठक में हिस्सा ले सकता है, दूसरा भाषण दे सकता है, और तीसरी बात करूं, लेकिन इसको मत देने का अधिकार इसमें नहीं है। ठीक है जी, मत देने का अधिकार इसमें नहीं है, और दोनों सदनों में किसी में भी भाग ले सकता है। दूसरा, आपसे भारत के पहले अटॉर्नी जनरल की अगर बात की जाए तो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? एमसी सीतलवाड़। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल एमसी सीतलवाड़ थे। और आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक लंबे समय तक, भारत में सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो वो भी एमसी सीतलवाड़ ही थे। 1950 से 1963 तक, लगभग 13 वर्षों तक ये अटॉर्नी जनरल के पद पर रहे थे। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में पहली बार विधि आयोग की स्थापना तो 1833 के अधिनियम से की गई थी, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। लेकिन अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें, स्वतंत्र भारत में जो पहली बार की गई थी 1955 में, 1955 में पहला विधि आयोग बना था स्वतंत्र भारत का। और जो इसका अध्यक्ष बनाया गया था, उसका अध्यक्ष एमसी सीतलवाड़ को ही बनाया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 148। ठीक है जी, आर्टिकल 148। तो आर्टिकल 148 में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है, जो कि यूटी, जो भी अपने केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरा राज्य, तीसरा केंद्र, केंद्र की आय व्यय का लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। आर्टिकल 148। ठीक है, आपसे पूछ ले पहले कौन थे? तो भारत के पहले कैग कौन थे? वी नरहरि राव भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे। दूसरा, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। हाँ, सेकंड, जो ये अटॉर्नी जनरल है, जिस तरह से केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे ही आपका राज्य में एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता, जो आगे अभी हम आर्टिकल 165 में बताएंगे। ठीक है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 148, वी नरहरि राव पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे। ठीक, आगे बात करें आर्टिकल 165, इसमें आपका एडवोकेट जनरल है। एडवोकेट जनरल का प्रावधान आर्टिकल 165 में किया गया है। जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे ही राज्य में एडवोकेट जनरल होता है, और इसकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर के द्वारा की जाती है। और ये राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 129। आर्टिकल 129। ठीक है जी, तो आर्टिकल 129 क्या बताता है? आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एक रिकॉर्ड कोर्ट है। रिकॉर्ड कोर्ट का मतलब होता है एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? यानी रिकॉर्ड कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी कार्यवाही की जाएंगी, उन सारी कार्यवाही का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसको ही रिकॉर्ड कोर्ट या अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और सुपीरियर झील बेसिकली है कहां पर? तो सुपीरियर झील आपकी बेसिकली ये नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है। कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक, दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जबकि यदि मैं आपसे बात करूं आयतन की दृष्टि से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो आयतन की दृष्टि से मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो बेकाल झील है। बेकाल झील जो कि आपकी कहां पर स्थित है? तो ये आपकी रूस में स्थित है। बेकाल झील का घनत्व भी सर्वाधिक है। ठीक है, बेकाल झील का घनत्व भी सर्वाधिक है। विश्व की पूछ ले आपसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सुपीरियर झील है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। आयतन की दृष्टि से बेकाल झील है, रूस में है। यदि भारत की आपसे पूछ ले तो भारत की आपकी बेकाल झील, भारत की आपकी बुलर झील है। बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। और यदि आपसे पूछ ले भारत की सबसे छोटी मीठे पानी की झील, यदि आपसे पूछ ली जाए तो वो आपकी सबसे छोटी मीठे पानी की झील दैट इज पोकोड झील। पोकोड झील है जो कि केरल में स्थित है। केरल के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में ये आपकी है। दूसरा कैस्पियन सागर लेक है। कैस्पियन सागर लेक दूसरा है हमारा कैस्पियन सागर लेक। कैस्पियन सागर लेक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये पहली बात तो यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया दोनों में पड़ती है। ठीक है, यूरोप और एशिया दोनों में पड़ती है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यदि पूछ ली जाए तो कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक है, खारा पानी। दूसरा अगर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछ ले तो भारत की खारे पानी की झील की बात करें हम तो वो आपकी है चिल्का झील। चिल्का झील। ठीक है, बेकाल झील के बारे में मैंने आपको बता दिया। चौथा ऑप्शन है हमारा टिटिकाका झील। ठीक है जी, ठीक है, टिटिकाका झील आपकी। टिटिकाका झील जो कि विश्व की सबसे बड़ी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। और ये कहां पर स्थित है? तो ये पेरू ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। बोलीविया की सीमा पर है। दूसरा ये कहां पर पड़ता है? यानी ये साउथ अमेरिका में, साउथ यूएसए में ये है। ठीक, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत की अगर सबसे ऊंची झील की बात की जाए तो वो चोलामू झील है। ठीक है जी, भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील है। और बेसिकली कहां पर स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। ये आपकी सिक्किम में स्थित है। ठीक, भारत की चोलामू झील है और कहां पर स्थित है?
सिक्किम में आपकी ये स्थित है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, एक झील आप याद रखिए, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील बेसिकली अफ्रीका में स्थित है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर स्थित झील है। भूमध्य रेखा पर स्थित झील है। ठीक, एक झील मैंने आपको अपनी कल वाली क्लास में बताई थी, मैं आज भी आपको बता देता हूं। एक झील है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील, ठीक है। वेम्बनाड झील कहां पर है? तो ये आपकी केरल में है और भारत की सबसे लंबी झील है। सबसे लंबी झील 96.5 किलोमीटर ये आपकी लंबी है। ठीक है जी, 96.5 किलोमीटर लंबी झील है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले, जो अपना पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत की झील है एक लोकटक झील। आपसे यदि पूछे लोकटक झील बेसिकली कहां पर स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित है। दूसरा यहां पर केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ एक नेशनल पार्क है। अब हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मोटिव क्या था? ठीक है जी, तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य क्या था? एग्रीकल्चर, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, फ्री इकोनॉमी या फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तीव्र और अधिक समावेशी और सतत विकास। ठीक है, एग्रीकल्चर, कृषि। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो बेसिकली कृषि पर आधारित थी। दूसरा फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है ये तीसरी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य था। और जो ये हमारा चौथा ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है ये 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था। दूसरा, पंचवर्षीय योजनाएं लाने का जो काम है भारत में किसका था? तो भारत में योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, उसका मुख्य काम था योजनाएं बनाना। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। दूसरा, योजना आयोग की अगर हम बात करें तो योजना आयोग ठीक है, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। और किसके नेतृत्व में की गई? तो JL नेहरू के नेतृत्व में। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो भी भारत के प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। दूसरा, यदि आपसे पूछ ले इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो जो इसके पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा इसके पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरा आगे मैं बात करूं, गुलजारी लाल नंदा, इस जो भारत में सबसे लास्ट तक योजना चली वो कौन सी योजना थी? तो वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका जो कार्यकाल था 2012 से 2017 तक इसका कार्यकाल था। लेकिन बीच में ही 2015 में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अंतिम यानी प्लानिंग कमीशन के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसके लास्ट अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी जी, इसके लास्ट अध्यक्ष नरेंद्र मोदी इसके लास्ट अध्यक्ष थे। और यदि आपसे उपाध्यक्ष पूछ ले, नीति आयोग के लास्ट अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, और यदि लास्ट उपाध्यक्ष पूछ ले तो वो थे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया।
मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। अहलूवालिया, चलो ये थोड़ा गलत हो गया लेकिन कोई नहीं, अहलूवालिया। ठीक। दूसरा, जब नीति आयोग की स्थापना की गई 2015 में, इसके भी पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके पहले उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? तो इसका जो पहला उपाध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। अरविंद पनगड़िया को इसका पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था। दूसरा, यदि आपसे पूछ ले इसके पहले सीईओ कौन थे, तो जो इसके पहले सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा, ठीक है, एग्रीकल्चर, जो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य एग्रीकल्चर था, कृषि। ठीक, उसका मॉडल पूछ लेता है आपसे, तो उसका मॉडल किसने रेडी किया था? के.एन. राज ने, यानी जो ड्राफ्ट होता ड्राफ्ट तैयार किया था। और किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। दूसरा, तीव्र औद्योगिकरण, दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान में तीव्र औद्योगिकरण, उद्योगों की तरफ ध्यान दिया गया था। और ये पीसी महालनोबिस, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी। ठीक। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत कौन कौन से उद्योगों की स्थापना की गई थी? तो 3 मुख्य उद्योग हैं, उनकी स्थापना की गई थी, जिसमें आपका पहला है राउरकेला, राउरकेला। दूसरा भिलाई, और तीसरा आपका है दुर्गापुर। ठीक है जी, तो राउरकेला आपका कहां पर है? उड़ीसा में। दुर्गापुर आपका ब्रिटेन में, और भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में। भिलाई आपका कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। आपसे पूछा जा सकता है कि राउरकेला किस देश के सहयोग से, राउरकेला पावर, जो राउरकेला उद्योग था, इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी की सहायता से। ठीक है जी, जर्मनी की सहायता से, और भिलाई की रूस की सहायता से। दूसरा, दुर्गापुर की ब्रिटेन की सहायता से, जो कि कहां पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। हाँ, थोड़ा ये देखो, फ्री इकोनॉमी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है। दूसरा, ये किस मॉडल पर? इसे गोडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मक्खी आ गई, इसे हटाओ ना। चलो, हट गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935, 1 जुलाई 1935, 19 जुलाई 1969, 19 मई 1894। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा आपका 1 अप्रैल 1935। आरबीआई 1934 के अधिनियम से इसकी स्थापना की गई थी। और हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। दूसरा, जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय पर कितनी पूंजी इसके पास थी? तो 5 करोड़ की पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था प्रारंभ में 1935 से 1937 तक, फर्स्ट में कोलकाता था,
और 1937 के बाद इसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, इसके पहले यदि अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले अध्यक्ष थे। दूसरा यदि पूछ ले आपसे पहले भारतीय अध्यक्ष थे सीडी देशमुख। और दूसरा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में आ जाना, यानी कि कोई भी प्राइवेट चीज का सरकारी हो जाना। ठीक है, तो इसका 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जुलाई 1945 कुछ नहीं है, 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 19 जुलाई 1969 को बेसिकली 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और किसने किया? इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। दूसरी बात, जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय पर आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर थे एल.के. झा। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किया गया था 1980 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में 14 बैंकों का, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ ले 19 मई 1894 को 19 मई 1894 को पीएनबी की स्थापना की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहदीश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ठीक है, तो बृहदीश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? राजराजा चोल, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, विमल शाह या देवराय सेकंड। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजराजा चोल के द्वारा इसको बनवाया गया था। और इसे राजराजेश्वर टेम्पल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बृहदीश्वर टेम्पल बेसिकली है कहां पर? तमिलनाडु में है ये। और द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। और तमिलनाडु में भी कहां पर है? तो ये आपका तंजावुर में है। ठीक है, बृहदीश्वर तमिलनाडु में है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तंजावुर में है। ठीक, तंजावुर का वास्तुकार मैंने अभी आपको बताया था, पेरुथच्चन राजराज कुंजरमल्लन, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तमिलनाडु में द्रविड़ शैली में है तंजावुर। और ये शिव को समर्पित टेम्पल है। ठीक, इसको राज फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। और दूसरा आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण का मेरू किसे कहा जाता है? दक्षिण का मेरू किसे कहा जाता है? तो बृहदीश्वर टेम्पल को दक्षिण का मेरू भी कहा जाता है। और बृहदीश्वर टेम्पल बेसिकली कहां पर है? तंजावुर में। तंजावुर के पास में ही एक गांव है चारूपल्लम। ठीक है, चारूपल्लम गांव को, जो कि तंजावुर के पास में ही है, उसे सीढ़ीदार जो सीढ़ियां होती हैं और रास्तों का गांव कहा जाता है। सीढ़ीदार रास्तों का गांव उसको कहा जाता है। अर्थात होता क्या है, सीढ़ीदार रास्तों का गांव उसको क्यों कहा जाता है, या चढ़ाईदार रास्तों का गांव उसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जैसे मंदिर है, मान लीजिए बृहदीश्वर टेम्पल ही है। बृहदीश्वर टेम्पल बहुत ऊंचा टेम्पल है। ठीक, उसमें ऊपर जो उसका गुंबद बना है उसमें पत्थर ले जाया गया होगा। ठीक, पत्थर पहले क्रेन व्रेन तो होती नहीं थी जिससे कि पत्थर ले जाया जाए, तो उस पत्थर को पहले एक जीना टाइप आकृति बनाई जाती थी। और जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाता था, उस जीने के माध्यम से बाद में उस जीने को तोड़ दिया जाता था। उसी तरह से चारूपल्लम में ऐसी बहुत आकृतियां मिलेंगी। ठीक है, दूसरा है नरसिंह वर्मन फर्स्ट।
नरसिंह वर्मन फर्स्ट की बात की जाए, मैं इसे थोड़ा रब कर दूं, अगर नरसिंह वर्मन फर्स्ट की बात की जाए तो जो इन्हें मामल्लवी कहा जाता है, इनको मामल्लवी कहा जाता है। और तमिलनाडु में इन्होंने महाबलीपुरम के जो रथ टेम्पल हैं, महाबलीपुरम के रथ टेम्पल इन्हीं के द्वारा बनवाए गए थे। बेसिकली वहां पर 8 रथ हैं और फेमस 5 रथ हैं, जिसमें द्रौपदी रथ है, आपका धर्मराज रथ है, आपका भीम रथ है, या आपका अर्जुन रथ है, वो यहीं पर हैं। ठीक है, इनको बनवाया किसने था? तो नरसिंह देव फर्स्ट ने इनको बनवाया था। दूसरा आपको याद रखना है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर बंगाल की खाड़ी के पास स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी के पास ये स्थित है। दूसरा जो महाबलीपुरम का शोर मंदिर है, शोर टेम्पल, इसको किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। नरसिंह देव सेकंड ने बनवाया था, जिसे हम राज सिंह के नाम से भी नौवीं अनुसूची इसी के द्वारा जोड़ी गई थी। दूसरा है 1963। तो 1963 में 15वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके द्वारा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, जज की रिटायरमेंट एज पहले थी 60 वर्ष, और इस संविधान संशोधन के द्वारा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तीसरा 1991 69वां संविधान संशोधन है, जिसके द्वारा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है
उसे दिल्ली को दिल्ली एनसीआर बनाया गया। दिल्ली को दिल्ली एनसीआर 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा बनाया गया। और जो फोर्थ ऑप्शन है 1992, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा हमारे अनुसूचियों में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। टोटल 29 विषय दिए गए। और जो संविधान का भाग 9 है, इसमें संशोधन किया गया। 243 आर्टिकल में ए से ओ तक इसमें अनुच्छेद जोड़े गए। और पंचायती राज से संबंधित है ये, पंचायती राज। दूसरा, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत को लागू किया गया था। पहली बार ये नागौर राजस्थान में, लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद इसको संवैधानिक रूप दे दिया गया। दूसरा, मैं आपसे बात करूं ये लागू कब हुआ था, तो ये 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू किया गया। और उसके बाद मैं आपसे बात करूं 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इजारेदारी प्रथा किस गवर्नर के द्वारा स्टार्ट की गई थी? ठीक, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो या विलियम बेंटिक? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इजारेदारी प्रथा होती क्या है? तो इजारेदारी प्रथा बेसिकली वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल में स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या था, 1 साल के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को जमीन पट्टे पर दे दी जाती थी, उसको ही इजारेदारी प्रथा कहा गया। ठीक है, दूसरा, कॉर्नवालिस के द्वारा आपकी स्थायी बंदोबस्त 1993 में लागू किया गया। थॉमस मुनरो और विलियम बेंटिक की अगर बात की जाए तो विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल से नहीं, अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के सॉरी रुकना जरा, ये विलियम बेंटिक भारत, हाँ, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे ये, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसी के साथ आज की अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से फिर कंटिन्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कल भी हम शुरू करेंगे। थैंक्स।